गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, द नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर नेशनलिज्म कैसे इमर्ज होता है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म नेशन स्टेट्स बनने के दौरान होता है और इसकी शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। इंडिया में नेशनलिज्म कैसे डेवलप होता है, ये वाली चीजें हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। तो करते हैं शुरुआत। देखो, 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, उसमें अंग्रेजों को लगा कि इंडिया का काम निपट गया, अब आगे ऐसी चीजें दोबारा नहीं होगी, और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप भी लिए थे कि अब आगे पॉसिबिलिटी है नहीं। बट 1885 के बाद असल में चीजें शुरू होती है और नेशनलिज्म का बम फटता है इंडिया के अंदर। बेसिकली नेशनलिज्म ठीक से इमर्ज होना शुरू होता है, डेवलप होना शुरू होता है इंडिया में। इंडिया में नेशनलिज्म के बनने की, डेवलप होने के दो रीजंस हैं, दो फैक्टर्स इसके माने जाते हैं। एक तो है यूनाइटेड स्ट्रगल, कि इंडिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका एनिमी जो है वो कॉमन है, एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं सब लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या बाकी और धर्म के लोग हो, या नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया के हो, किसी भी कल्चर के, किसी भी रिलीजन के लोग हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हो, सबका दुश्मन कौन है? अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीकों से एक ही दुश्मन है, वो है ब्रिटेन। ब्रिटिश का शासन वहां पर इंडिया पे चल रहा था। तो एक तो हो गया कि सबको जोड़ने वाली जो चीज है कि दुश्मन एक है, तो यूनाइटेड कॉमन स्ट्रगल होगा सबका, एक एनिमी के खिलाफ, एक दुश्मन के खिलाफ। एक तो चीज ये है, और दूसरा है इंडिया का जो कल्चर है और इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, और कई लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, और कई सिंबल्स ऐसे बनाए गए, और ये सब चीजें मिला करके दूसरा रोल प्ले करते हैं नेशनलिज्म को डेवलप करने में। लोग हिस्ट्री से खुद को कनेक्ट करते हैं, कहानियों से कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज नई क्रिएट करते हैं, अपनी हिस्ट्री पर प्राउड फील करते हैं, तो हिस्ट्री सबकी कॉमन ही है। तो ये दूसरा फैक्टर एक बनता है, कल्चर, हिस्ट्री, ये सब मिला करके दूसरा फैक्टर बनता है जिससे लोग नेशनलिज्म की भावना को महसूस करते हैं, या इंडिया के अंदर नेशनलिज्म डेवलप होता है। तो दो फैक्टर हो गए, एक यूनाइटेड स्ट्रगल, एक इंडिया का कल्चर और हिस्ट्री। अब देखते हैं इंडिया के अंदर ये चीजें हुई कैसे। गांधी जी ने इंडिया के अंदर लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की, और फिर नेशनल मूवमेंट चलाने की कोशिश की। अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स है उनको एक करके, और फिर सबको एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके, और फिर ये कोशिश की कि हम सब लोग मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। तो देखते हैं शुरुआत कहां से होती है। तो सेकंड चैप्टर की आपकी शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके इम्पैक्ट से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान खूब खर्चा हुआ, इंडिया के लोग ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, काफी सारे लोग मारे गए, तो इंडिया में इसका काफी असर देखने को मिला। क्या था वो? एक तो टैक्स बढ़ गया था, वॉर के अंदर पैसा लगता है, तो ब्रिटेन को पैसा चाहिए, तो इंडिया के अंदर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। फिर सैनिक भी चाहिए, सोल्जर चाहिए, तो उसके लिए फोर्स रिक्रूटमेंट उन्होंने करना शुरू कर दिया, कि जबरदस्ती लोगों को भर्ती करने लग गए थे आर्मी के अंदर। दो चीजें होगी, फिर क्रॉप कहीं पर फेल हो रही है, एक तो वॉर की वजह से चीजों की डिमांड वैसे ही बढ़ गई है, तो प्राइसेस हर चीज के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, तो उससे जो कॉमन लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर कई कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि क्रॉप्स फेल हो रही है, फसल जो है वो खराब हो गई है। कहीं पे इन्फ्लुएंजा जो एपिडेमिक्स है, जो डिजीज है, बीमारी है, वो फैल रही है, इस वजह से लोग अफेक्टेड है। तो हैवी टैक्सेशन लगा दिया गया, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई थी, फोर्स रिक्रूटमेंट होने लग गया था, जबरदस्ती लोगों को भर्ती करने लग गए, क्रॉप्स फेल हो गई। दो एक ऐसी साल है जहां पर लार्ज स्केल पर एक तरह से अकाल पड़ा था, क्रॉप फेल हो गई थी 1918 में और 1920 और 21 के अंदर। फूड की शॉर्टेजेस, खाने की चीजों की कमी आने लग गई थी, और फिर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया था। एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पेंडेमिक। एपिडेमिक एक जगह पे, एक खास कंट्री या उसके किसी पार्ट में अगर बीमारी फैल रही है तो वो एपिडेमिक होगा, और वर्ल्ड लेवल पे फैल रही है तो वो पेंडेमिक होगा। इनकी वजह से 12 to 13 मिलियन लोग मारे गए, लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों के आसपास, 30 लाख लोगों के आसपास मारे गए थे इसके अंदर। और ये सब चीजें जब हुई तो अब इंडिया की सिचुएशन बहुत खराब है। अब इनको चाहिए कोई एक ऐसा लीडर, एक ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीजों से पार ले जाए। तो साउथ की मूवी के अंदर जैसे हीरो की एंट्री होती है, सेम वैसे ही इस टाइम पर इंडिया में गांधी जी की एंट्री होती है। तो गांधी जी एंट्री मारते हैं यहाँ पे 1915 के अंदर। 1915 के अंदर गांधी जी इंडिया लौटते हैं साउथ अफ्रीका से, और वहां पर वो रेसिस्ट जो रिजीम है, जो
रंग भेद वाला सिस्टम वहां पर चलता था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने एक नया मेथड डेवलप किया था जिस तरीके से वो लड़ रहे थे, नॉन वायलेंट तरीके से। और वो एक आइडिया लेकर के आए थे अपने साथ जिसका नाम है सत्याग्रह। इसको हम समझेंगे आगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी नोट कर लो। तो देखो सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट मूवमेंट होता है अगेंस्ट ऑपरेसर, कि जो व्यक्ति दमनकारी है, जो भी अथॉरिटी या गवर्नमेंट या जो व्यक्ति है जो अत्याचार करता है, परेशान करता है, अन्याय करता है, उसके खिलाफ एक नॉन वायलेंट तरीके से, मतलब किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी, बहुत पोलाइटली ट्रूथ के साथ एक मूवमेंट चलाना, सत्याग्रह करना। ठीक है। और अन्याय के खिलाफ ये, अगर सत्याग्रह अन्याय के खिलाफ है तो फिर आपको किसी भी तरह का फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं, ऐसा गांधी जी का मानना है। गांधी जी मानते थे कि अगर आप न्याय के लिए लड़ रहे हो और आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको किसी भी तरह का फोर्स यूज नहीं करना, बल्कि जो ऑपरेसर है, जो दमनकारी व्यक्ति है या अथॉरिटी है, उसको उसको एक तरह से आपको परसुएट करना है, राजी करना, उसको दिखाना है कि सच क्या है, आप जो कर रहे हो वो गलत है। और जब वो खुद रियलाइज कर लेगा तब वो ये अन्याय नहीं करेगा। ये जो तरीका है गांधी जी का, इसको कहते हैं सत्याग्रह। ट्रूथ सीकिंग, सच को ढूंढना। और गांधी जी ने आते ही 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह किए। पहला सत्याग्रह चंपारण के अंदर बिहार में 1917 में। वहां पर जो प्लांटर्स हैं वो किसानों को के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, उनको एक तरह से मजबूर कर रहे थे इंडिगो की खेती करने के लिए, और उससे किसानों को कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था। और इंडिगो की खेती जब हम करते हैं तो उसमें जो लैंड है वो खराब हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कमजोर हो जाती है, फिर वहां पर कोई और फसल अच्छे से नहीं हो पाती, और कुछ खास उनको फायदा हो नहीं रहा था। बट उनको मजबूर कर रहे थे बार बार, इसलिए फिर उनको आवाज उठानी पड़ी और गांधी जी वहां पर गए तो उनके लिए लड़े, और ये सफल रहा उनका मूवमेंट। फिर खेड़ा के अंदर गुजरात में, तो खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां पर क्रॉप्स फेल हो गई थी, मतलब फसल खराब हो गई थी, साथ में वहां पर प्लेग फैल गई थी, एक बीमारी होती है। इस वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने की दिक्कत आ रही थी और फसल खराब हो ही गई थी। तो फिर वो चाह रहे थे कि इस बार रेवेन्यू माफ कर दिया जाए, तो गांधी जी वहां पर गए और बातचीत की और ये मामला सेटल हुआ और उनका रेवेन्यू माफ कर दिया गया। ये जो उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई। फिर थर्ड इनका सत्याग्रह जो सफल रहा वो है अहमदाबाद के सत्याग्रह। ये गुजरात में ही है, अहमदाबाद। यहाँ पर ये जो इश्यू था, ये कॉटन मिल वर्कर्स जो हैं, मतलब जो वर्कर्स कॉटन मिल के अंदर काम करते थे, और क्योंकि ये 1918 की बात है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब लास्ट फेज में था 1918 के अंदर, उस टाइम पर लगभग सभी चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी। तो यहाँ पर किसान, ये जो वर्कर्स हैं, ये भी चाह रहे हैं कि हमारे वेजेस बढ़ जाए, हमारी मजदूरी बढ़ जाए। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि 50% से हमारे वेजेस बढ़ा दिए जाएं, बट जो मिल के मालिक हैं वो 5 to 10% के आसपास बढ़ाने को रेडी है। फिर गांधी जी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने बात की और कोशिश की, तो फिर 35 तक मामला पहुंचा और इनका प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनके बारे में ये नोट कर लो। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है रोलट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। 1919 के अंदर, 1919 के अंदर रोलट एक्ट पास किया गया था बाय द इंपेरियल काउंसिल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की असेंबली थी, यहाँ पर काउंसिल थी, उसके द्वारा ये पास किया गया था। और यूनिलेटरली किया गया था एक तरफ से, उनकी तरफ से, मतलब उसमें इंडियन जो लोग थे वो इसको अपोज कर रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि ये पास हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फोर्सफुली ये चीजें कर दी थी। इसका जो मेन प्रोविजन है वो ये था कि जो इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन सभी पॉलिटिकल लीडर्स को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को 2 साल तक कैद में रखा जा सकता, बिना कैद में रखा जा सकता था, बिना किसी ट्रायल के। ट्रायल मतलब कोर्ट ले जाए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना। और ये बहुत मतलब एक इस तरह का एक्ट था जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, सीधा सीधा गवर्नमेंट को पावर दे रहा है प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को, सत्याग्रह करने वाले लोगों को दबाने के लिए। इसलिए फिर इसके खिलाफ आवाज उठी और नेशन वाइड हड़ताल की घोषणा की गांधी जी ने। क्योंकि गांधी जी 3 सफल मूवमेंट कर चुके थे, तो गांधी जी को लग रहा था कि अब एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाते, पूरे देश के अंदर चलाएंगे। तो उन्होंने हड़ताल घोषित कर दी, घोषणा कर दी इसकी 6 अप्रैल 1919 से हड़ताल स्ट्राइक होगी पूरे इंडिया के अंदर। और ये हुई। फिर लोगों ने
कामकाज छोड़ना बंद कर दिया था। सॉरी, लोगों ने स्कूल मतलब जो बच्चे थे वो उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज के बच्चों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस को रोक दिया, लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। और इस तरह से उस गवर्नमेंट का जो काम चल रहा था उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई थी। इस दौरान जुलूस निकल रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। अमृतसर के अंदर 10 अप्रैल 1919 को, मतलब 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोसेशन वहां से निकल रहा था। पुलिस ने उस पर फायरिंग कर दी और फिर उसमें झड़प हो गई। तो फिर पूरे अमृतसर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया था और जनरल डायर को यह काम सौंपा गया था कि वहां पर वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे। अब 13 अप्रैल आता है, उस दिन बैसाखी थी। ये पंजाबी लोगों का एक तो फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है। उस दिन सब लोग इकट्ठा होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोग तो इसलिए हुए क्योंकि उनके जो लीडर्स उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसको उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए। कुछ लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए जो गांव से लोग आए थे, उनको जिनको पता नहीं था कि कर्फ्यू लगा हुआ है और इस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते या सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो वो सब लोग इकट्ठा हुए। और जब इकट्ठा हुए तो जनरल डायर तक ये बात पहुंची और उस तक ये बात पहुंची तो वो आया जलियांवाला बाग के अंदर। उसने एग्जिट सारे बंद कर दिए, एंट्री पॉइंट पर आया और अपने सोल्जर्स को, जो सिपाही लोग थे, उनको ऑर्डर दिया फायर करने के लिए और उन्हें फायर करना शुरू कर दिया। तो जलियांवाला बाग के अंदर जो 79 लोग थे, सैकड़ों की संख्या में लोगों की जाने चली गई। और फिर जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने ये सब क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मोरल इफेक्ट के लिए। होता ना कि क्लास के अंदर एक बच्चे को टीचर पीट देता है तो फिर पूरी क्लास के बच्चे शांत रहते हैं, ठीक से रहते हैं कि हमारी पिटाई हो सकती है। तो सेम इसी तरह का इफेक्ट जनरल डायर से जब पूछा गया था कि इसी तरह का इफेक्ट कुछ डालने के लिए, मोरल इफेक्ट इसको कहते हैं, कि जब कुछ लोगों को मार दिया जाएगा या उन पर अत्याचार किया जाएगा तो बाकी सब लोग चुप रहेंगे, शांत से रहेंगे। इस तरह से सोशल ऑर्डर, इस तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले थे, जो कि एकदम गलत तरीका है, गलत चीजें हैं। तो ये सब चीजें हुई और जब लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी घटना घट गई है तो सब लोग सड़कों पे निकले और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जब तोड़फोड़ करना शुरू किया तो गवर्नमेंट को और मौका मिल गया कि अब तो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उनको दबाने के लिए फिर अपनी फोर्स उतारी और आ, उनके साथ मारपीट होना शुरू हुई। तो जनरल डायर के एक तरह से अथॉरिटी में सोल्जर्स ने उनकी जो आदेश थे, ऑर्डर्स थे, उनको पालन करना शुरू किया और लोगों को से नाक रगड़वाया, उनको ना रेंगना, उनको रेंगते हुए चलवाया गया कि, और कोड़े मारे गए। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी थी। और जब ये सब हो गया तो गांधी जी को लगा कि ये ठीक नहीं है और गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया कि नहीं, अब आगे ये मूवमेंट नहीं चलेगा। और गांधी जी को उसके बाद लगता है कि अभी हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं है और लोगों को और थोड़ा ठीक से बताने और समझाने की जरूरत है कि नॉन वायलेंट तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं। तो वो वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा मौका उनको मिल जाए जहां पर वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी लेकर के आ सके। तो 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। उसके बाद जब एक ट्रीटी साइन होने वाली थी तो अफवाह ये उड़ रही थी कि जो तुर्की का, ओटोमन एम्पायर का जो लीडर था, जिसको खलीफा, कैलिफेट कहते हैं, जिसको इस्लाम की दुनिया के अंदर सबसे ऊपर माना जाता है, स्पिरिचुअल हेड माना जाता है, उसको पोस्ट से हटाने और उसकी चीजों को, टेरिटरी को, प्रॉपर्टी को, वो सब कंट्रोल करने की कोशिश ब्रिटेन कर रही है। ऐसी अफवाहें उड़ी थी उस टाइम पर। तो इंडिया के जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जो हेड है, इस्लामिक हेड है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ कोशिश की कि हम भी अपनी तरफ से कुछ करते हैं। तो बॉम्बे के अंदर मार्च में 1919 के अंदर मुस्लिम लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसको खिलाफत कमेटी कहते हैं। वो लोग गांधी जी के पास गए। इसके अंदर जो दो इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो मोहम्मद अली, शौकत अली हैं। वो गांधी जी के पास गए और गांधी जी से जाकर के कहा कि हम लोग ये उसी उठाना चाहते हैं। और गांधी जी वेट कर ही रहे थे। गांधी जी किस चीज के लिए लड़ रहे थे? स्वराज के लिए, कि इंडिया के लोग खुद शासन करें यहाँ पे। और अभी जो मुस्लिम लोगों को क्या चाहिए? इनको चाहिए कि हमारे जो धार्मिक गुरु हैं उनका अपमान ना हो। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ उठाई जाएंगी, एक साथ उठाई जाएंगी, तो एक आगे चलकर एक नया मूवमेंट लॉन्च होगा जिसको हम पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना नोट कर लो, आगे पढ़ते हैं। फिर देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों, रीजन क्या है इसका?
इसका रीजन है, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी 1909 के अंदर, हिंद स्वराज के नाम से, हिंद स्वराज 1909 बाई एमजी, महात्मा गांधी। ठीक है। और इस बुक में उन्होंने बताया था कि ब्रिटेन के लोग यहाँ पर शासन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया के लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर इंडिया के लोग उनके साथ मिलकर काम नहीं करें तो 1 साल के अंदर अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा। तो ये गांधी जी का मानना था, इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना जरूरी है। ये गांधी जी को लगता था कि हम इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें आजादी मिल जाएगी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है और ये डिसाइड किया गया कि ये स्टेजेस के अंदर अनफोल्ड होगा, मतलब सबसे पहले एक चीज की जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से। तो सबसे पहले जितने भी रिवार्ड मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सब लौटा दिए जाए। आर्मी को नहीं मानेंगे, पुलिस के साथ, पुलिस आर्मी में काम नहीं करेंगे, पुलिस में काम नहीं करेंगे, बाकी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज उनमें काम नहीं करेंगे, मतलब साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। नॉन कोऑपरेट का मतलब ये सहयोग नहीं करेंगे, किसी तरह से कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, आपके खिलाफ नहीं जाएंगे पर आपके साथ काम नहीं करेंगे। और इंडिया के लोग ही ज्यादातर लगे हुए थे हर ऑफिस, हर डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो जब काम नहीं करेंगे तो पूरा काम ठप ही पड़ जाएगा एक तरह से। तो ये सब स्टार्टिंग हुई और बॉयकॉट करना शुरू किया गया फॉरेन गुड्स का। ठीक है। रीजन क्या था, एक मतलब गांधी गांधी जी ने बोला हिंद स्वराज वाली बुक के अंदर, और फिर इस टाइम पर कौन से इश्यूज, खिलाफत इशू और डिमांड फॉर स्वराज, कि स्वराज चाहिए हमें, इसके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है। बाइकआउट किया गया था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, जितने भी ब्रिटेन के इंस्टीट्यूशन जो संस्था यहाँ पे काम कर रही थी सबको बॉयकॉट किया गया कि हम इनमें नहीं जाएंगे, इनके साथ काम नहीं करेंगे, फॉरेन गुड्स हम नहीं खरीदेंगे, नहीं पहनेंगे। उन सबको बोन फायर में जला दिया गया, बड़ी मतलब सब लोगों ने इकट्ठा करके चौराहों पर जला दिया गया था। ये सब चीजें हुई। और कांग्रेस के अंदर मतलब ये मूवमेंट लॉन्च हुआ 1921 के अंदर जनवरी में, और 1920 के अंदर सितंबर में कलकत्ता सेशन हुआ था एक कांग्रेस का। उसमें डिसाइड हुआ था कि खिलाफत इशू और स्वराज वाला इशू ये दोनों मिलाकर के हम नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करेंगे। फिर थोड़ा सा दिक्कत आने लग गई कि कांग्रेस के कुछ लोग चाह रहे थे कि हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें जो नवंबर दिसंबर में होने वाले थे, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हम मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो इनके बीच में कुछ दिक्कत चल रही थी, जो दिसंबर में फिर 1920 के अंदर एक सेशन हुआ, नागपुर सेशन, उसके अंदर सॉर्ट आउट कर दी गई थी। फिर मूवमेंट लॉन्च हो गया था 1921 के अंदर जनवरी में। तो अब मूवमेंट चल रहा है। जब मूवमेंट चल रहा है तो सबसे पहले देखते हैं कि टाउन के अंदर मूवमेंट कैसा चल रहा है, क्या हुआ है टाउन के अंदर। टाउन के अंदर बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस के अंदर जाना बंद कर दिया। वही सब जो लोग काम कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ, सबने बैकफुट, सब लोग बैकफुट पे आ गए थे, मतलब सब लोग पीछे हट गए थे, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, उनके इंस्टीट्यूशन का यूज नहीं करेंगे, उन फॉरेन कुछ नहीं पहनेंगे। इस वजह से बाहर से जो इंपोर्ट होते थे, जो चीजें बाहर से आती थी, वो सब रिड्यूस हो गई थी 50% से। मतलब पहले 100 रुपए की चीज आ रही थी, अब सिर्फ 50 रुपए की चीजें आ रही हैं। 1 साल के अंदर अंदर ये चीजें हो गई थी। फिर दिक्कत क्या है, टाउन्स के अंदर दिक्कत ये हुई कि अब बाहर के जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे वो तो कम हो गए। इंडिया के अंदर कपड़ों की, इंडिया के अंदर बनने वाले कपड़ों की डिमांड बढ़ने लग गई थी। जो खादी है, जो इंडिया की कॉटन मिल लगी हुई थी, वहां पर प्रोडक्शन बढ़ गया था। बट दिक्कत ये थी कि यहाँ के लोगों के पास वो मशीनरी नहीं थी जो ब्रिटेन के अंदर काम कर रही थी। तो हाथ से बनाना या हैंडलूम, हाथ से जो मशीन चलती है उससे बनाना, तो वो काफी कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। तो फिर उसको लोग, वो एक्सपेंसिव होता है तो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कॉमन लोग कैसे पहनेंगे, आम लोग कैसे पहनेंगे, कैसे यूज करेंगे उसका। फिर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। आपने कह दिया कि ब्रिटेन के स्कूल में नहीं जाएंगे, उनके कॉलेज, गवर्नमेंट के कॉलेज में नहीं जाएंगे, और उनके बाकी कोर्ट वगैरह सब इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो नहीं करोगे तो कुछ और तो करोगे, बच्चों को तो स्कूल जाना ही है, वो फिर कहाँ जाएंगे। तो आपके पास अल्टरनेटिव कुछ और व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपकी, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोर्ट की व्यवस्था और बाकी सारी चीजें हो। वो सब बनने में तो टाइम लगता है, बन रही थी लेकिन बहुत स्लो बन रही थी। तो फिर ये फेल हो गया सिस्टम, ये चल नहीं पाया। धीरे धीरे मामला डाउन होने लग गया और फिर लोग वापस से ज्वाइन करने लग गए। ये चीजें हुई सिटी के अंदर। अब आगे गांव में क्या हुआ है और ट्राइबल एरियाज के अंदर क्या हुआ वो भी देखेंगे, पहले ये नोट कर लो जल्दी से। फिर देखो आगे देखते हैं गांवों के अंदर क्या हुआ और आदिवासी वाले एरिया के अंदर क्या हुआ। तो अवध का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। अवध उत्तर प्रदेश के अंदर एक रीजन है, वहां पर बाबा रामचंद्र नाम के व्यक्ति है जो मूवमेंट को लीड करे। वहां पर किसानों का मूवमेंट पहले से चल रहा है, किसानों का मूवमेंट चल रहा है। वहां के तालुकदार और वहां के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार लोग हैं, उनके खिलाफ चल रहा है। क्योंकि किसान जो है उसको दिक्कत किससे है, उसको जमींदार से, वो ज्यादा किराया लेता है जमीन का, बदले ऊपर से बेगार करवाता है। बेगार मतलब क्या, बेगार मतलब फ्री में मजदूर काम करवाना, मजदूरी नहीं मिलेगी उसके खिलाफ।
तो जमींदार लोग जिनको अपने खेत देते थे उसके बदले में रेंट भी लेते थे, उनसे बेगार भी करवाते थे, और कई और तरह के टैक्स भी वो लगा देते थे। तो इस तरह से बहुत परेशान थे वहां के किसान लोग। तो उनका मूवमेंट पहले से चल रहा था अवध के अंदर। और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ तो दोनों मर्ज हो गए और फिर साथ में चलने लगे। बट यहाँ के लोगों को समस्या ज्यादा ब्रिटेन से नहीं है, यहाँ के लोगों को समस्या है अब लैंडलॉर्ड से। तो बेगार करवाई जाती थी पीजेंट लोगों से। यहाँ पर उन्होंने नाई धोबी बंद उन्होंने बनाया, एक ग्रुप जैसा बनाया। पंचायत ने डिसाइड किया कि हम नाई की जो सर्विस होती है बाल काटने वाली, और जो वॉशरमैन जो कपड़े धोने वाला धोबी का काम है, वो सब सर्विसेज भी नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे? तालुकदार को नहीं देंगे और लैंडलॉर्ड को नहीं देंगे, जमींदार को नहीं देंगे, ताकि वो हमारी बात माने। उनके खिलाफ मूवमेंट चल रहा है एक तरह से। फिर 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू अवध गए थे। वहां पर उन्होंने अवध किसान सभा के नाम से एक सभा बनाई थी, और वो इतनी पॉपुलर हुई कि एक महीने के अंदर वहां पर उसकी 300 ब्रांचेस बन गई थी। तो वो भी अपना काम कर रही थी साथ में। फिर हुआ ये कि जब ये मूवमेंट वहां पर पहुंचा तो वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने गांधी जी का नाम लेके लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला एक तरह से उनसे। और उनको ये कहा कि आपको अपनी जमीनें मिलेगी, आपका रेवेन्यू माफ हो जाएगा, आपकी खुद की जमीन होगी, टैक्स वगैरह इन सबसे फ्री कर देंगे आपको, और अब से गांधी राज आएगा। ऐसा उन्होंने इंटरप्रेट किया, जबकि गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं। गांधी जी का मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ है और स्वराज के लिए है, मतलब इंडिया के लोग इंडिया पर शासन करेंगे इसके लिए है, ना कि जमीन किसको मिलेगी और तालुकदार जो कर रहे हैं वो गलत है और वो सब चीजें, वो सब के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए, कंप्लीटली इंडिया के लिए। तो ये सब चीजें गांव के अंदर चल रही थी, तो ये दिक्कत थी वहां पर। फिर आदिवासी वाले एरिया के अंदर क्या हुआ, तो गुड्डन हिल्स है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां का एक एग्जाम्पल दे रखा है। जब 1865 के अंदर ब्रिटेन ने फॉरेस्ट लॉ इंप्लीमेंट किया इंडिया के अंदर, तो सभी आदिवासी लोगों को जंगल से वंचित कर दिया था। जबकि आदिवासी मतलब जंगल में रहने वाले लोग, उनकी पूरी जो लाइफ है वो डिपेंड होती है फॉरेस्ट पर ही। फॉरेस्ट से वंचित कर दोगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो वो लोग पहले से अपना मूवमेंट लॉन्च कर रखा था उन्होंने। वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे। गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब चुपके से अटैक कर दिया, और अटैक करके जितना नुकसान करना था करके फिर भाग गए वापस। तो उनकी बिल्डिंग्स पर, उनकी पुलिस स्टेशन पर, उन सब पर अटैक करना, वो सब चीजें वो कर ही रहे थे, गोरिल्ला वॉरफेयर। और उनसे बेगार भी करवाती थी गवर्नमेंट, जबरदस्ती उनसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, सड़क वगैरह बनवाना, ये सब। तो उनका मूवमेंट चल रहा था पहले से। और जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वहां पर एक व्यक्ति है अल्लूरी सीताराम राजू, उनका नाम काफी पॉपुलर है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं आदिवासी लोगों के बारे में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कनेक्ट करके जब देखते हैं, तो अल्लूरी सीताराम राजू ही सब कुछ है इस यहाँ, ये मान सकते हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू खुद को क्लेम करते हैं कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर है, वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं, बीमारी ठीक कर सकते हैं, और बुलेट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसे उनके क्लेम है। और वहां के लोग भी, आदिवासी लोग भी उनको खूब मानते हैं। तो वो क्लेम करते हैं कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, और लोग मानते हैं कि वो भगवान का अवतार है, इनकारनेशन ऑफ गॉड है, भगवान का अवतार है। ये सब चीजें वहां पर चल रही है। और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहां पर पहुंचता है, और ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कहते हैं गांधी राज आने वाला है और हमें नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है उसमें शामिल होना चाहिए। तो लोगों को राजी करते हैं खादी पहनने के लिए कि हमारे देश में बने हुए कपड़े पहनो। और साथ में वहां पर लोग शराब पीने लग गए थे, उनकी शराब भी छुड़ा दी उन्होंने कि हम जो मूवमेंट लॉन्च करें उसमें शराब नहीं पी सकते और आपको ये छोड़नी पड़ेगी। तो उनको राजी करके वो भी छुड़वाया उनको। और बट साथ ही उन्होंने जो एक बात कही कि इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, कि इंडिया को आजादी सिर्फ और सिर्फ फोर्स का यूज करके मिल सकती है। ये कौन कह रहा है? अल्लूरी सीताराम राजू कह रहा है। ये गांधी जी की बात जो है नॉन वायलेंट तरीके से, कि अहिंसा की तरीके से हम आजादी लेंगे, उसके एकदम विपरीत है कि हम हिंसा करेंगे, हम मारपीट करेंगे, उसी से मिलेगी। फिर आगे चल करके 1924 के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब इनको मार दिया गया। ठीक है, ये गांवों के अंदर क्या चल रहा था और ये आदिवासी वाले एरिया के अंदर क्या चल रहा था, ये चीजें इंपॉर्टेंट होगी, ये नोट कर लो। इसके आगे हम देखेंगे कि प्लांटेशन के अंदर जहां चाय के बागान लगे वहां पर क्या हो रहा था, और फिर मूवमेंट को वापस कैसे ले लिया गया। फिर देखो प्लांटेशन के अंदर क्या होता है। प्लांटेशन के अंदर जो असम के अंदर टी के गार्डन है, चाय के बागान है, वहां पर दूर दूर से, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को लाया जाता था और एक एनक्लोज्ड बाउंड्री के अंदर रखा जाता था, उसके बाहर जाने की परमिशन उनको नहीं थी। तो ये सिचुएशन थी प्लांटेशन वर्कर्स की, और वो चाहते थे बाहर जाना, मतलब अपने गांव भी जाना, जबकि ये सब अलाउड नहीं था उनको। तो
प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब क्या, राइट टू मूव फ्रीली, कि वो फ्रीली घूम सके अंदर भी और बाहर भी, और रिटेनिंग द लिंक बिटवीन द विलेज, कि अपने गांव से वो नाता भी रख सके जो कि पहले पूरी तरह से टूट चुका था। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 के अंदर, और इस एक्ट के तहत जो वर्कर्स प्लांटेशन के अंदर काम कर रहे थे, चाय के बागानों में काम कर रहे थे, उनको चाय का बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दे वर नॉट अलाउड, उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो छोड़ के चले जाएं, अपने गांव जा सके, ये सब चीजें अलाउड नहीं थी। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ तो उनको लगा कि अब तो गांधी राज आने वाला है और अब हमें अपने गांव जाने का मौका मिलेगा, उससे लिंक रखने का मौका मिलेगा, वहां पर जमीन मिलेगी और हम आराम से फ्रीली मूव कर पाएंगे कहीं पर भी। ये उनको लग गया था और उन्होंने अथॉरिटीज को चैलेंज किया और अपने गांव की तरफ निकल गए। कुछ दूर जाते हैं, लेकिन रास्ते में दिक्कत यह हुई कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ तब रेलवे जो वर्कर्स थे उन्होंने भी स्ट्राइक कर रखी थी, मतलब रेलवे बंद था। और जो स्टीमर्स हैं, जो नदी बहती है उसमें उसके थ्रू जो बोट चलाने वाले लोग हैं उन्होंने भी स्ट्राइक कर रखी थी। तो ये लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए। जैसे ही वहां जा पहुंचते ये लोग वहां रुक जाते हैं और पुलिस इनको पकड़ती है, बहुत पीटती है और वापस ला करके वहां छोड़ देती है। तो ये सफल नहीं हो पाए थे। और फिर फरवरी 1922 के अंदर एक घटना घटती है। गोरखपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका एक टाउन है चौरी चौरा। उस टाउन के अंदर एक पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था, मतलब एक जुलूस निकल रहा था। उस पर उस जुलूस को देख करके पुलिस वालों ने कुछ हवा में फायर किया और फिर उनके बीच में झड़प हुई और जो जनता जो जुलूस निकाल रही थी वो फिर पुलिस वालों के पीछे भागती है, वो जाके पुलिस स्टेशन में छिप जाते हैं। और जब वो पुलिस स्टेशन में छिप जाते हैं तो ये बाहर से उसको लॉक करके आग लगा देते हैं और पूरा पुलिस स्टेशन जल जाता है। उसमें 22 पुलिसमैन के आसपास जल जाते हैं जिंदा। इस इंसिडेंट को देखने के बाद, इसकी सूचना मिलने के बाद गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम तो मूवमेंट कर रहे थे नॉन वायलेंट तरीके से कि किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर तो वायलेंस हो रहा है। तो फिर उन्होंने मूवमेंट को रोक लिया वहीं पे कि अब हम आगे मूवमेंट नहीं चलाएंगे। तो उन्होंने गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीजें नोट करो। तो आगे देखते हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, उसके बाद किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ इंडिया बढ़ता है। तो देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब खत्म हुआ, जब वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, तो वो टाइम था चौरी चौरा का इंसिडेंट। तो गांधी जी को अब लग रहा था कि जो सत्याग्रहीज हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, हमें थोड़ा और वेट करने की जरूरत है। सत्याग्रहीज उनको ट्रेन करने की जरूरत है और वो थोड़ा सीखेंगे, फिर जाके नॉन वायलेंट तरीके से सत्याग्रह कर सकते हैं। फिर कांग्रेस के जो कई लोग हैं उनको भी लगने लग गया था कि जो काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर 1923 के अंदर, वो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो काउंसिल में रह करके, मतलब असेंबली में रह करके ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उसको अपोज करेंगे, वहां पर उसके खिलाफ बोलेंगे। तो ये इस तरह से चीजें चल रही थी। कुछ रेडिकल लोग हैं जो जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, वो ऐसा नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम अभी भी मूवमेंट करें और गांव गांव जाकर के लोगों को अवेयर करें और आगे के जो मूवमेंट करने वाले उसके लिए लोगों को तैयार करें। अब ये सब होने के बाद दो चीजें हैं जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है 1920s, मतलब 1922 के बाद जो घटनाएं हो रही हैं और 1930 में जाकर के साल्ट मार्च और जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होगा, उसको ये डिसाइड करें। कौन सी वो दो चीजें, एक है साइमन कमीशन और दूसरा है द इकोनॉमिक डिप्रेशन। साइमन कमीशन क्या है? 1919 के अंदर एक एक्ट आया था, उसमें क्लियरली लिख दिया गया था कि आज से 10 साल बाद हम चेक करेंगे कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो प्रोसेस है या कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, मतलब जितने भी कानून आए वो किस तरह से फंक्शनिंग कर रहे हैं, उनका वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए प्रावधान उन्होंने किया था कि 10 साल बाद हम चेक करेंगे इसको। तो 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया, मतलब ब्रिटेन से एक ग्रुप आया है लोगों का, उसके जो हेड है उनका नाम है जॉन साइमन। तो इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करने के लिए आए हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करने वाले हैं। हालांकि उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था उस टाइम पे, जो चार्टर बने हुए थे, जो एक्ट बने हुए थे, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे हैं। तो उसमें एक कोई इंडियन व्यक्ति नहीं था। तो इंडिया के जितने ग्रुप थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, बाकी जो ग्रुप्स हैं, सब लोगों ने इसको बॉयकॉट किया है। और यहाँ पे एक स्लोगन का इस्तेमाल किया गया, गो साइमन बेक,
ये नारा लगाया गया सबके द्वारा। ठीक है। अब जब सब लोगों ने इसको अपोज किया तो यहाँ के जो वॉइस रॉय थे, लॉर्ड इरविन, मतलब यहाँ इंडिया के जो हेड थे ब्रिटेन की तरफ से, उनको लगा कि इसको थोड़ा मैनेज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस के बारे में बोल दिया कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। पूरी तरह से फ्रीडम नहीं देंगे कि आप अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड करो, बट यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ के लोगों की चलेगी और सारी चीजें वो खुद डिसाइड करेंगे, बट अल्टीमेट जो नाम रहेगा वो ब्रिटेन का रहेगा। ब्रिटेन के राजा का नाम पे सब चीजें यहाँ पर होंगी, करोगे आप लोग। ये है डोमिनियन स्टेटस। इसकी बात की अब कब देंगे कैसे देंगे कोई इस बारे में क्लैरिटी नहीं थी, तो लोग इससे फिर नाराज थे कि इसका कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरी जो चीज थी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, की पूरी दुनिया भर में मंदी आ चुकी थी। इसके रीजन हम समझेंगे थर्ड वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे। तो 1926 के से लेकर के 1934 तक ये चला है। इकोनॉमिक डिप्रेशन आने का मतलब है कि आर्थिक मंदी, मतलब अब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, प्राइसेस फॉल कर जाएंगे या कहीं पे बहुत ज्यादा महंगा हो गई चीजें, तो यहाँ पर हालत एकदम से खराब हो गई। इंडिया के अंदर किसानों का जो अनाज है वो कोई खरीद नहीं रहा है, उनको प्राइसेस ठीक से नहीं मिल रही है, एकदम से कोलैप्स कर गई। 1926 से स्टार्ट होती है, 30 तक जाते जाते पूरी तरह से एकदम प्राइसेस नीचे डाउन चली जाती है। तो इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। जब उनको पैसे पैसे नहीं मिलेंगे, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो रेवेन्यू कैसे पे करेंगे, टैक्स कैसे चुकाएंगे, तो उनकी लाइफ एकदम से खराब हो रही है। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उनकी प्राइसेस फॉल करना शुरू हो गई, तभी तो उनको पैसा नहीं मिल रहा। और कंट्री साइड पूरा जो देश के गांव है और पूरा देश लगभग हम कैसे टर्मोइल में था, एक उथल पुथल यहाँ पर मची हुई थी। तो ये सब सिचुएशन है। अब आगे एक कांग्रेस का सेशन होने वाला है दिसंबर के अंदर 1929 के अंदर, दिसंबर 1929, जिसकी अध्यक्षता करेंगे, प्रेसिडेंट होंगे जवाहरलाल नेहरू। और वो फिर कुछ चीजें बोलते हैं, जैसे वो कहते हैं कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब तक स्वराज की बात हो रही थी, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। हम अपने हिसाब से सब चीज करेंगे, किसी का नाम पे काम नहीं करेंगे। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर कर दी और उन्होंने कह दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। भले ही हमारा देश आजाद नहीं हुआ, बट सिंबॉलिकली हम इस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज को थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और ये सब चीजें करेंगे। तो वो सब उन्होंने अनाउंस कर दिया। अभी के लिए इतना ही फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट हम इसके बाद कवर करेंगे। थैंक यू।